गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन किसे कहते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन किसे कहते हैं, वेंटिलेशन किसे कहते हैं, ब्रीदिंग किसे कहते हैं, रेस्पायरेशन किसे कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों हम इस धरती पर पाए जाने वाले डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देखा। किसी ऑर्गेनिज्म में आप देखे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, किसी में डिफ्यूजन के थ्रू उसके बॉडी सेल्स के द्वारा होता है, किसी में स्किन के द्वारा होता है, किसी में गिल्स के द्वारा होता है, किसी में लंग्स के द्वारा होता है, किसी में बक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा होता है, किसी में बुक लंग्स के द्वारा होता है, किसी में बुक गिल्स के द्वारा होता है। तो डिफरेंट प्रकार के इस नेचर ने इस यूनिवर्स ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाया है, और जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाया है नेचर ने उसी प्रकार के अर्थात उनके एडाप्टेशन के आधार पर डिफरेंट प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी उसने डेवलप किया है। तो आज आइए वीडियो सेगमेंट्स के इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। फंक्शनली द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अगर कार्य के आधार पर देखा जाए, फंक्शन के आधार पर देखा जाए तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो भाग होते हैं। वो कौन से दो भाग हैं बच्चों? पहला है कंडक्टिंग जोन और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है कंडक्टिंग जोन और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट है कि जो एयर को जो हम बच्चों जो इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, वो हमारे एक ट्रैक के द्वारा, एक पैसेज के द्वारा, अर्थात वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है। जो लंग्स के अलवलाई होते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए एक वे है, एक रास्ता है, उसको हम ट्रैक कहते हैं। तो कंडक्टिंग जोन का दूसरा नाम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इट कंडक्ट द इनकमिंग एयर। ये क्या करता है? इनकमिंग एयर अर्थात एटमॉस्फेयर से एयर को हमारे लंग्स तक पहुंचाने का जो एक रास्ता होता है, एक पैसेज होता है, उसको हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं। इसका और भी क्या काम होता है? वार्म्स, फिल्टर्स एंड मॉइस्टेंस और ह्यूमिडिफाइज। अर्थात ये क्या करता है बच्चों? ठंडी के समय में, विंटर के समय में जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ता है तो उस समय हमारे जो पैसेज हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी पैसेज को वो क्या करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को वार्म करने का काम करता है, जिससे हमारा लंग्स क्या हो? वार्म्स हो, अर्थात ठंडक ना लगने पाए। तो ये इसका काम होता है वार्म्स करना अर्थात गर्म रखना, फिल्टर करना अर्थात बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट होते हैं या फिर डर्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो हमारे लंग्स में न जाने पाए। तो ये क्या होते हैं? लंग्स में ये जो ट्रैक होते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या जिसको हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, और उस म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सीक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं? उसको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा नाक होता है बच्चों, जो एक्सटर्नल नेयर्स होता है, तो नाक का जो छिद्र होता है यहीं पर हेयर्स पाए जाते हैं, जिसको हम नॉस्ट्रल्स हेयर कहते हैं। तो ये हेयर का भी काम होता है फिल्टर करना, किसी भी प्रकार के डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करना, किसी प्रकार के डर्ट मटेरियल को फिल्टर करना, किसी फॉरेन इन्वाइटर को अंदर नहीं आने देते हैं। इनका काम यही होता है। साथ ही साथ मॉइस्चर कब होता है? समर के समय में, गर्मी के समय में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगता है बच्चों, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, तो उस समय ये जो ट्रैक होते हैं वो मॉइस्ट बने रहते हैं, नम बने रहते हैं। तो नम बनाने में भी, क्योंकि ये जो म्यूकस होते हैं इनसे म्यूकस रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से जो ट्रैक है, जो रास्ता है, जो पैसेज है बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो नम बना रहता है और ह्यूमिडिफाई करने का काम करते हैं। तो इनका ये स्पेशल काम होता है। वहीं दूसरा अगर हम रेस्पिरेटरी जोन की बात करें तो रेस्पिरेटरी जोन का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फंक्शन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों का फंक्शन अलग है। कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है? अर्थात इन्वायरमेंटल एयर को हमारे लंग्स तक पहुंचाना, अर्थात एक प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एक प्रकार का पैसेज है। तो ये पैसेज, ये कंडक्टिंग जोन कहलाते हैं। और दूसरा जो रेस्पिरेटरी जोन है, इसका काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में जो एक्सचेंज होता है बच्चों हमारे ब्लड में, तो वो कहाँ होता है? वो हमारे रेस्पिरेटरी जोन में होता है। स्पेशली हम इसको लंग्स में देखते हैं। जो एल्वुलाई होते हैं बच्चों, जो हमारा एल्वुलर सैक होता है, एक एल्वुलर सैक में 20 एल्वुलाई पाए जाते हैं। तो जो अंगूर के गुच्छे के समान देखते हैं उसमें ऑक्सीजन क्या होता है? वहीं गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है ना। अर्थात ये प्रक्रिया जो हमको जहाँ देखने को मिलता है उसी को हम रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। तो ये तो रहे फंक्शन के आधार पर। आइए इनके विषय में हम अलग अलग देख लेते हैं।
तो इसीलिए मैंने बताया कंडक्टिंग जोन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग जोन इज आल्सो नोन एज द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अर्थात जो ऑक्सीजन ले जाने का एक रास्ता होता है, एक पैसेज होता है, एक एयरवे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग जोन कहते हैं। दूसरा जो रिस्पिरेटरी जोन है, इसका क्या मतलब होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन सच एज द लंग्स। तो लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलर सैक्स होते हैं, है ना बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज कराने के लिए। तो एक्चुअली रिस्पिरेटरी जोन यही होता है ना। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कंडक्टिंग जोन के विषय में, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ द इंटरकनेक्टिंग कैविटी एंड ट्यूब्स बोथ द आउटसाइड एंड विद इन द लंग्स। ये क्या होता है बच्चों, ये इंटरकनेक्टिंग कैविटी और ट्यूब से मिलकर बना होता है। ये एक प्रकार का सीरीज होता है, जो कंडक्टिंग जोन है बच्चों, ये एक प्रकार का सीरीज है जो कैविटीज और ट्यूब आपस में मिलकर बने होते हैं। कैविटीज क्या का मतलब, नेदल कैविटी, जिसको हम नेदल कैविटी कहते हैं। जो हमारा कैविटीज होता है बच्चों, नेदल कैविटी नेदल सेप्टम द्वारा 2 चैम्बर में बटा होता है, जिसको हम नेदल चैम्बर के नाम से जानते हैं। जैसा कि इस फिगर के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये जो ओपनिंग देख रहे हैं इसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो ये नॉस्ट्रिल्स के ऊपर देखिए, ये जो है इसको, ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है ना, इसको हम सेप्टम कहते हैं। तो ये जो नेदल सेप्टम होता है, ये हमारे नाक को 2 चैम्बर में अलग करता है। एक चैम्बर ये होता है, दूसरा चैम्बर ये होता है, तो इनको हम नेदल चैम्बर कहते हैं, है ना। तो ये पूरे जो होते हैं ये चैम्बर कहलाते हैं, है ना। तो ये यही कंडक्टिंग जोन में अगर हम देखें तो कंडक्टिंग जोन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ द इंटरकनेक्टिंग कैविटी एंड ट्यूब, अर्थात ये इंटरकनेक्टिंग ट्यूब कैविटी मैंने बताया कि नेदल कैविटी है ना, और नेदल कैविटी एक सेप्टम से अलग होकर नेदल चैम्बर बनाता है, एंड ट्यूब, और ट्यूब आगे चलकर ये क्या होता है कि जैसे ट्यूब का मतलब क्या होता है, ट्रैकिया, फिर ब्रांकाई बनता है, जिसको हम प्राइमरी ट्रैकिया, ट्रैकियोल, फिर प्राइमरी ब्रांकाई, फिर सेकेंडरी ब्रांकाई, फिर टर्शियरी ब्रांकाई। तो इस प्रकार से ये जितने भी बनते हैं बच्चों, एक क्या बन जाता है, एक ट्री जैसा संरचना बन जाता है, अर्थात जैसे शाखाएं डिवाइड होती चली जाती हैं एक पेड़ से, ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो ट्रैकिया होता है फिर शाखाओं में डिवाइड होता चला जाता है, और एक प्रकार से ये क्या बनता है, एक सीरीज बना लेता है इंटरकनेक्टिंग कैविटी और ट्यूब का, जिसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारे लंग्स से बाहर से लंग्स से अंदर तक फैले होते हैं, है ना। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, फिर से यहाँ देखिए ये दिया गया है। तो ये देखिए, ये कंडक्टिंग जोन है, ये ट्रैकिया है, इसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंकस है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शियल ब्रोंकस। तो यहाँ देखिए ये इतने पोर्शन तो बाहर दिखाया गया, और इतना जो दिख रहा है ये लंग्स के अंदर। तो ये पूरा जो आप पैसेज देख रहे हैं, इट इज़ द टाइप ऑफ द कंडक्टिंग जोन, या इसी को हम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक। तो जो शाखाओं जैसा आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, इसी को हम एयर पैसेज कहेंगे, इसी को हम कंडक्टिंग जोन कहेंगे, इसी को हम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। इसी रास्ते से ऑक्सीजन होकर कहाँ पहुँचता है, रिस्पिरेटरी जोन, जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं ना। तो यहाँ पहुँचता है, ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी जोन, या फिर इसी को एल्वोलाई कहते हैं। और इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, ये एल्वोलाई क्या है, देखिए ये एल्वोलर सैक है, और इसके अंदर 20 अर्थात 20 एल्वोलाई मिलकर एक एल्वोलर सैक बनाते हैं। ये अंगूर के गुच्छे जैसा जो संरचना आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एल्वोलाई है। तो यही एक्चुअल रिस्पिरेटरी जोन होता है, जहाँ श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक। तो एक बार फिर से देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ द इंटरकनेक्टिंग कैविटी एंड ट्यूब। तो कंडक्टिंग जोन जो होता है वो एक प्रकार का इंटरकनेक्टिंग सीरीज बनाता है कैविटी और ट्यूब से मिलकर, और ये लंग्स के बाहर और अंदर तक फैला होता है। दीज इंक्लूड्स द नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रांकाई, ब्रांकियोल्स एंड द टर्मिनल ब्रांकियोल्स। ये क्या होता है, अर्थात इस कंडक्टिंग जोन में कौन कौन से पार्ट हैं, नोज आएगा, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रांकाई, ब्रांकियोल्स और टर्मिनल ब्रांकियोल्स, ये सब मिलकर कंडक्टिंग जोन बनाते हैं, अर्थात रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का निर्माण करते हैं। आइए वहीं अगर हम रिस्पिरेटरी जोन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द टिश्यू विद इन द लंग्स। लंग्स के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो रिस्पिरेटरी जोन बनाते हैं, वेयर गैस एक्सचेंज अकर, जहाँ गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक। दिस इंक्लूड्स द रिस्पिरेटरी ब्रांकियोल्स, एल्वोलर डक्ट्स, एल्वोलर सैक्स एज वेल एज द एल्वोलाई। इनमें जो आते हैं बच्चों वो लंग्स के अंदर जो आप देखेंगे, जहाँ हमारा मेन रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम रिस्पिरेटरी जोन कहते हैं। और इसके कौन कौन से भाग हैं, इसके भाग हैं ब्रांकियोल्स, एल्वोलर डक्ट्स, एल्वोलर सैक्स एंड एल्वोलाई। जो अंगूर के गुच्छे जैसा जो संरचना आप देखे हैं उसी को क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी जोन कहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसको कंडक्टिंग जोन के रूप में दिखाया गया है। ये कंडक्टिंग जोन है जो एक एयर पैसेज है, ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रांकियोल्स है ना, इसके बाद सेकेंडरी ब्रांकियोल्स, टर्मिनल ब्रांकियोल्स, ये सब जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, उसको हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं। जैसा कि यहाँ भी ऊपर देखिए, यहाँ दिखाया गया है,
ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, यहाँ देखिए आपको टर्मिनल ब्रोंकियोल्स दिखाया गया है। और ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये वाला अंगूर के गुच्छे जैसा, ये हमारा रेस्पिरेटरी जोन होता है ना। ये एल्वोलर सैक है। एल्वोलर सैक के अंदर 20 एल्वोलाई पाए जाते हैं और ये सब मिलकर एक वो रेस्पिरेटरी जोन का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। अगर ये तो हम फंक्शन के आधार पर देखा कि दोनों का फंक्शन अलग है। एक का फंक्शन है ऑक्सीजन को एक पैसेज के रूप में, एक एयर वे के रूप में अंदर लाना, और एक जगह ये होता है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, उसको हम रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरली द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। अगर स्ट्रक्चर के आधार, संरचना के आधार पर देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 भाग होते हैं। पहला क्या है, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट इंक्लूड्स द नॉस्ट्रल्स, नेजल चैम्बर दैट इज द नेजल कैविटी, फेरिंक्स एंड लैरिंक्स, है ना। तो ये सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन आते हैं, इट इंक्लूड्स द ट्रैकिया, ब्रांकाई, ब्रांकियोल्स एंड लंग्स, एल्वोलाई। सेम चीज़ वही चीज़ है, अर्थात जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं बच्चों, वही हमारा रेस्पिरेटरी जोन बनाता है। और ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन आएंगे, ट्रैकिया आएगा, ब्रांकाई आएगा, ब्रांकियोल्स, लंग्स और एल्वोलाई। जैसे कि आप फिगर में देखिए, आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। ये देखिए आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से आप देखिए ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम अपर कहेंगे। इसमें नेदल कैविटी आएगा जिसमें आप नॉस्ट्रिल्स से देखेंगे, नोज के विषय में पढ़ेंगे। फेरिंग्स में पढ़ेंगे आप नेदोफेरिंग्स क्या होता है, ऑरोफेरिंग्स क्या होता है, लैरिंजोफेरिंग्स क्या होता है, इसके विषय में हम डिटेल्स में बात करेंगे। लैरिंग्स, तो नेदल कैविटी से लेकर लैरिंग्स तक की जो संरचना आप देख रहे हैं इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। और नीचे वहीं अगर हम देखें जब लंग्स के अंदर एंट्री करते हैं तो ये देखिए ट्रैकिया है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर लंग्स। तो लंग्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो एल्वोलाई है, एल्वोलर सैक्स है। तो ये सब जितनी भी संरचना आप देख रहे हैं इट इज़ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया। ये देखिए ब्रांकियल ट्री, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक शाखाओं जैसी संरचना जो देखने को मिलती है ब्रांकियल ट्री कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी अर्थात कंडक्टिंग जोन कहते हैं या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। और ये जो है बच्चों इसी को हम रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं, अर्थात जहाँ रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, जो अंगूर के गुच्छे जैसा दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, अर्थात ये छोटे छोटे जो है ये एल्वोलर सैक है, इसके अंदर जो पाए जा रहे हैं छोटे छोटे वो एल्वोलाई हैं। तो सब 20 अर्थात 20 एल्वोलाई मिलकर एल्वोलर सैक बनाते हैं। तो ये पूरा लंग्स के अंदर का संरचना है जहाँ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, है ना, गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है। आइए हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग जोन के विषय में, अर्थात जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के विषय हमने देखा नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, हमारे नाक से, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बच्चों तो सबसे पहले हमारे नाक की ओपनिंग खुलती है, जहाँ से हम दोनों नाक से सांस लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं, या फिर इसको एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सटर्नल नेयर्स। व्हेन वी ब्रीथ एयर फ्लो थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड इंटर्स द नेजल कैविटी। जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ का मतलब बच्चों आप समझ लीजिए, जब एक बार हम ऑक्सीजन अंदर की ओर इनहेल्ड करते हैं तो उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, और फिर जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो जो एक्सहेलेशन की प्रक्रिया होती है उसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों को मिलाकर एक ब्रीथ कहा जाता है, जिसमें मैंने बताया था कि अंदर जो हम इनहेलेशन करते हैं तो वो 3 सेकेंड में होता है, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं तो 2 सेकेंड का समय लगता है। तो एक ब्रीथ करने में 5 सेकंड का समय लगता है। तो इस प्रकार से एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो 1 मिनट में 12 बार ब्रीथ करता है। कितना बार, 12 बार ब्रीथ करता है। तो ये जो ब्रीथ करने की प्रक्रिया बच्चों एक प्रकार का क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इसको हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। जबकि रिस्पायरेशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ द केमिकल प्रोसेस। आप इसको नोट कर लेंगे, कहीं आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रीथ क्या है, ब्रीदिंग इज अ टाइप ऑफ द फिजिकल प्रोसेस वाइल द रिस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ द केमिकल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, अर्थात ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों के बीच में कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज का क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वहाँ क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रूप में बाई प्रोडक्ट बना देते हैं, प्लस 38 ATP हमको मिल जाता है। तो इस प्रकार से रिस्पिरेशन जो होता है एक प्रकार का एक्सोगोनिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है, अर्थात वहाँ एनर्जी रिलीज होती है ना। ब्रेकडाउन क्या होता है, हमारा फूड, अर्थात जो हमारा फूड स्टेप्स होता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ हमको जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों वो ATP के फॉर्म में मिलती है, एडेनोसिन
ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त होती है। तो ये प्रक्रिया अगर हम ये कहें बच्चों तो रिस्पिरेशन की प्रक्रिया 3 सिस्टम से मिलकर बनी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज द रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जो ग्लूकोज हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है बच्चों, वो हमारे कहाँ चला जाता है, हमारे आर्टरीज में चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और फिर वो ब्लड क्या करता है, उस ग्लूकोज को क्या करेगा, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, अर्थात ब्लड वेसल्स में वो ग्लूकोज हम लोग लंग्स के द्वारा जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो भी हमारे ब्लड में चला जाता है, क्योंकि ब्लड ही एक माध्यम होता है किसी भी चीज़ को कंडक्ट कराने के, किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड क्या होता है, एक मीडियम होता है। तो हमारा जो पचा हुआ भोजन है बच्चों, जिसको ग्लूकोज, वो भी हमारे ब्लड में जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो भी हमारे ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन ही क्या होता है यहाँ जरूरी भी है, क्योंकि ऑक्सीजन एक प्रकार का कंब्यूशन प्रोसेस है। ऑक्सीजन वहाँ दहन प्रक्रिया कराता है, जिसकी वजह से हमको अपार एनर्जी मिल जाती है। भोजन करने के क्या कुछ समय बाद हमको क्या होता है, गर्माहट महसूस होती है। तो ये गर्माहट कहाँ से आती है, वो हमको एनर्जी रिलीज होती है। ये एक प्रकार का एक्सर्गोनिक प्रोसेस है जहाँ हमको एनर्जी रिलीज होती है ना। अर्थात ये हमारा फूड स्टफ्स ग्लूकोज का क्या है, ब्रेकडाउन है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो इट इज अ टाइप ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस विच रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल कंपाउंड, अर्थात वो एटीपी के रूप में, सिंपल एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमको एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको हम आगे मैकेनिज्म में समझाएंगे, लेकिन यहाँ आप समझिए कि नॉस्ट्रिल्स का क्या होता है, व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ एयर फ्लो थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड इंटर्स इनटू द नेजल कैविटी। तो नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा एयर जो होता है वो नॉस्ट्रिल्स से होकर कहाँ पहुँच जाता है, नेजल कैविटी में पहुँच जाता है। हमारा नेजल कैविटी क्या है, नेजल कैविटी क्या होता है, ये नेजल चैम्बर बनाता है। एक हाइलाइन कार्टिलेज होता है, ये हाइलाइन कार्टिलेज क्या होता है, जिसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं। तो नेजल सेप्टम के माध्यम से, ये देखिए इस फिगर में देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये देखिए ये नेजल सेप्टम है ना। ये नेजल सेप्टम क्या करता है, हमारे नोज को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, इधर और इधर, है ना, लेफ्ट एंड राइट। और ये जो नीचे की ओपनिंग होती है इसको हम एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं या फिर नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसी नॉस्ट्रिल्स में हेयर होते हैं, और ये हेयर किसी भी डस्ट पार्टिकल्स को छानने का काम करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देते हैं, किसी भी फॉरेन इन्वेडर को अंदर नहीं घुसने देते हैं। ये क्या कर देते हैं, उसको छान देते हैं। ठीक, तो यही चीज है नॉस्ट्रिल्स, इसी कहते हैं। किसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, ये बिल्कुल जो आप देख रहे हैं ये नॉस्ट्रिल्स है। क्या है ये, अर्थात ये जो बाहर की ओपनिंग देख रहे हैं ये नॉस्ट्रिल्स है। इसी नॉस्ट्रिल्स से ऑक्सीजन जो होता है हमारा, ये कहाँ पहुँच जाता है, नेजल चैम्बर में पहुँच जाता है, और इस पूरे को हम नेजल कैविटी कहते हैं। ये कैविटी क्या करती है, हमारे नेजल सेप्टम के द्वारा हमारे नाक को, अर्थात हमारे नोज को 2 चैम्बर में डिवाइड कर देता है, जिसको हम नेजल चैम्बर कहते हैं, है ना। ठीक बच्चे, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है ये सेप्टम लिखा गया है। सेप्टम इज अ थिन वॉल मेड अप ऑफ अ कार्टिलेज एंड बोन। ये जो सेप्टम होता है ये एक कार्टिलेज, जिसको हम हाइलाइन कार्टिलेज कहते हैं, बोन्स के द्वारा बना होता है। ये बोन्स होते हैं, है ना। इट डिवाइड्स द इनसाइड ऑफ द नोज इनटू द 2 चैम्बर। ये नोज को अंदर से 2 चैम्बर में डिवाइड कर देता है ना। ठीक, और ये देखिए नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी इज अ हॉलो स्पेस बिहाइंड द नोज दैट एयर फ्लोज थ्रू। अर्थात ये क्या होता है, नेजल कैविटी एक हॉलो, एक खोखला जगह होता है, और जो कहाँ होता है, नोज के पीछे होता है ना। अर्थात यही नेजल कैविटी जो होता है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, नेजल चैम्बर बना लेता है। और कौन डिवाइड करता है, नेजल सेप्टम। कौन डिवाइड करता है, नेजल सेप्टम। ये जो आप यहाँ देखिए, इसके अंदर और क्या होता है बच्चों, जब नाक के ऊपर हम नॉस्ट्रिल से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ हमको एक म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सिक्रीट होते रहते हैं। और ये म्यूकस क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी डस्ट पार्टिकल को, किसी भी फॉरेन इन्वेडर को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाने देते हैं। और ये जो आप साइनसेस देख रहे हैं, इस साइनसेस की वजह से जो हमारा नाक खुला होता है, जो हमारे नाक का एक शेप बनता है बच्चों, ये साइनसेस की वजह से बनता है। ठीक ना, इसमें एयर फिल भरा होता है। क्या होता है, इसमें एयर फिल्ड चैम्बर होता है, ये इसमें वायु भरा होता है, और यही वायु की वजह से हमारे नाक का एक शेप बनता है। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉस्ट्रिल्स। तो जो बाहर की नाक की ओपनिंग होती है उसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स में सबसे आगे की ओर आप देखेंगे नाक में क्या पाया जाता है, एक हेयर पाया जाता है, बाल पाए जाते हैं, इसी को हम नॉस्ट्रिल हेयर कहते हैं। फिल्टर एयर एंड ट्रैप डर्ट पार्टिकल्स, ये क्या करता है, वायु को, जो हवा होता है उस वायु को जो हम अंदर लेते हैं तो उसको फिल्टर करने का काम करता है, छानने का काम करता है, और वो किसी भी डर्ट पार्टिकल को, किसी भी गंदे चीज़ को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि वहाँ म्यूकस भी होते हैं, ये छान देता है, म्यूकस के द्वारा वो ट्रैप कर लिए जाते हैं, और फिर वहाँ क्या होता है, वो मार दिए जाते हैं, है ना।
म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेट्स म्यूकस एंड ट्रैप्स बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर इनहेल्ड, अर्थात जो हम लोग एयर इनहेल्ड कर रहे हैं उसमें अगर कोई बैक्टीरिया जा रहा है, कोई फॉरेन इन्वेडर जा रहा है, किसी प्रकार का डस्ट पार्टिकल जा रहा है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होते हैं, एक प्रकार का म्यूकस सिक्रेट करते हैं और ये उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक, यहाँ फिगर में आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए सबसे बाहर की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं या कहीं कहीं एक्सटर्नल नेरिस भी लिखा गया है, और पीछे की जो ओपनिंग होती है बच्चों उसको हम इंटरनल नेरिस कहते हैं। तो हमारे नाक की दो ओपनिंग देखने को मिलेगी, एक बाहर की ओपनिंग जो जहाँ से हम सांस लेते हैं उसको हम एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, और जो अंदर की ओर खुलती है उसको हम इंटरनल नेयर्स कहते हैं। यहाँ जैसे नाक से ऊपर आप जाएंगे सबसे पहले क्या नाक का पहला पार्ट अर्थात ये क्या है, नेदल वेस्टिब्यूल्स देखने को मिलता है ना, और इस अंदर के भाग को पूरे को हम नेदल कैविटी कहते हैं, और यही नेदल कैविटी नेदल सेप्टम के द्वारा दो चैम्बर में डिवाइड होता है जिसको हम नेदल चैम्बर कहते हैं, है ना। तो ये पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, नेदल कैविटी कहते हैं, है ना, और ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है जिसको हम नेदल चैम्बर के नाम से जानते हैं। और जहाँ से हमारा ऑक्सीजन का शुरुआत होता है, जहाँ से एंट्री करता है उसको हम एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, और अंदर की एक ओपनिंग होती है जो सीधे जाकर फेरिंग्स में खुलती है उसको हम इंटरनल नेयर्स कहते हैं। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो ये है एनाटॉमी हमारे नॉस्ट्रिल्स की। ठीक, अब देखिए यहाँ भी इस फिगर को देखिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, तो ये नाक का एक वो दिखाया गया है, यहाँ थोड़ा सा हम दिखाएं तो ये देखिए, यहाँ देखिए ये पूरा नाक का स्ट्रक्चर है। तो ये ऊपर जो पीले भाग में आप देख रहे हैं इसको हम नेदल बोन कहते हैं, ये नाक का क्या है, बोन है, हड्डी है। फिर नीचे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम मैग्जिला कहते हैं, है ना, ये भी एक प्रकार का मैग्जिला बोन है। फिर आप जो इस सेप्टम के रूप में आप देख रहे हैं ये आगे की ओर, इसको हम सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं, जो हमारे नेदल कैविटी को क्या करता है, दो चैम्बर में डिवाइड करता है, इसी को हम सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं या फिर नेदल सेप्टम के नाम से जानते हैं। ये बगल में दोनों साइड्स में क्या होता है भी, ये भी कार्टिलेज होते हैं जिसको हम लैटरल कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज क्या है बच्चों, ये क्या होता है कि बोन का ही एक फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। जैसे हमारा बोन बहुत हार्ड होता है तो यही बोन जब लचीले पार्ट अर्थात इसका ग्रोथ नहीं हो पाता है या ऑसिफिकेशन नहीं कर पाता है तो ये कार्टिलेज के रूप में बना रहता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, तो इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये बोन का ही एक, इसको हम उपास्थि के नाम से जानते हैं, तो ये बोन जैसा बिल्कुल हार्ड नहीं होता, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये लैटरल कार्टिलेज नाक के दोनों अर्थात सेप्टम के अगल बगल दोनों साइड में नाक के ये लैटरल कार्टिलेज देखने को मिलता है। यहाँ फिर देखिए इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेजर एलार कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजर एलार कार्टिलेज कहते हैं, जो क्या करता है बच्चों, फेरिंग्स का फ्लोर बनाता है। ठीक, आगे ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, माइनर एलार कार्टिलेज कहते हैं, और ये जो होता है फाइब्रोफैटी टिश्यू होते हैं। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये नाक का पूरा संरचना है। तो यहाँ आप देखेंगे ये बोन है जिसको हम नेदल बोन के नाम से जानेंगे, ये क्या है, मैक्सिला है। फिर इधर आप देख रहे हैं सेप्टल कार्टिलेज है, ये लैटरल कार्टिलेज दोनों साइड में, फिर मेजर एलार कार्टिलेज है, ये भी दोनों साइड में होता है ना। फिर आप देखेंगे माइनर एलार कार्टिलेज, और ये देखेंगे फाइब्रोफैटी टिश्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो इट इज़ द एनाटॉमी ऑफ द नेदल चैम्बर्स, नेदल अर्थात हमारे नाक का ये क्या है, एक प्रकार की एनाटॉमी देखने को आपको मिल रहा है। आइए नेदल कैविटी, अब जैसा कि हमने नॉस्ट्रिल्स देख लिया, नॉस्ट्रिल्स में जो नॉस्ट्रिल हेयर होते हैं वो हम लोगों ने देखा, नेदल चैम्बर क्या होते हैं। अब हम नेदल चैम्बर की ओर चलते हैं, अर्थात नाक से जैसे हमारा एक्सटर्नल नेयर्स खुलता है तो अंदर की ओर जब एक चैम्बर जो देखने को मिलता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, नेदल कैविटी के द्वारा, अर्थात उसका पूरा नाम नेदल कैविटी है और यह नेदल कैविटी दो भागों में डिवाइड होता है। तो देखिए इट इज डिवाइड्स इनटू टू, राइट एंड लेफ्ट नेदल चैम्बर, अर्थात ये लेफ्ट एंड राइट नेदल चैम्बर में डिवाइड होता है बाय नेदल सेप्टम, एक नेदल सेप्टम के द्वारा। जैसा कि यहाँ भी देखिए ये नेदल सेप्टम है ना, ये तो नेदल सेप्टम के द्वारा ये क्या होते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, और जो डिवाइड होकर क्या बना लेते हैं, नेदल चैम्बर बना लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बिगिंस विद द नेदल चैम्बर, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत होती है, नेदल चैम्बर से ही शुरू होती है। अर्थात ऑक्सीजन जैसे ही हम नॉस्ट्रिल से नाक से अंदर की ओर लेते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ जाता है, नेदल चैम्बर में ही जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेदल चैम्बर के 3 भाग होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है वेस्टिब्यूलर सेगमेंट्स, दूसरा होता है रिस्पिरेटरी सेगमेंट और तीसरा होता है सेंसरी सेगमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टिब्यूलर सेगमेंट। जैसा कि आप फिगर में देखिए, ये देखिए फिगर जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए आपको वेस्टिब्यूल्स देखने को मिल रहा है। तो जहाँ से हमारा एक्सटर्नल लेयर शुरू होता है, सबसे पहले नाक की ओपनिंग जहाँ नॉस्ट्रिल्स खुलती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं, जहाँ हेयर लगे होते हैं। तो देखिए
वेस्टिब्यूल्स क्या होता है? इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द नेदल कैविटी हैविंग हेयर्स, अर्थात नेदल कैविटी का सबसे आगे वाला जो भाग होता है उसको हम वेस्टिब्यूलर सेगमेंट्स कहते हैं और यहीं हेयर देखने को मिलता है। तो जो हमारे नाक में हेयर्स लगे होते हैं उस किस रीजन में लगे होते हैं? अर्थात नेदल कैविटी के वेस्टिब्यूलर सेगमेंट्स में लगे होते हैं। ठीक, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि एयर को छानना, फिल्टर करना, और साथ ही साथ जितने भी फॉरेन इन्वाइडर बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको ट्रैप करने का काम इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा हम रेस्पिरेटरी सेगमेंट्स को पढ़ते हैं। क्या है रेस्पिरेटरी सेगमेंट्स? क्या है? तो रेस्पिरेटरी सेगमेंट किसको कहते हैं बच्चों? ये थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। ये देखिए रेस्पिरेटरी सेगमेंट ये होता है, ये तो यहाँ का जो भाग होता है ये पूरा रेस्पिरेटरी सेगमेंट कहलाता है। ठीक, रिच विथ ब्लड कैपिलरीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेस्पिरेटरी सेगमेंट में बच्चों हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा वेस्कुलर पार्ट जो होता है यहाँ ब्लड कैपिलरीज फैली होती हैं, और चूंकि ब्लड कैपिलरीज है इसलिए इनका क्या काम होगा? इनका मेन काम होता है मॉइस्ट बनाना, है ना, वार्म करना, वार्म या मॉइस्ट, क्योंकि ब्लड के माध्यम से जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड का फ्लो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? रेस्पिरेटरी सेगमेंट्स में होता है, नेदल कैविटी के रेस्पिरेटरी सेगमेंट्स में। तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? मॉइस्ट एंड वार्म इनहेल्ड एयर। जो इनहेल्ड एयर है, जो हम लोग एयर लेते हैं, ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन एयर लेते हैं बच्चों, उसको गर्मी के समय में मॉइस्ट क्या करना? मॉइस्ट करना, नम बनाना, और ठंडी के समय उसको वार्म रखना, इसका काम होता है ना। तो कुल मिला के इसका दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वार्म्स एज वेल एज द मॉइस्चर बनाना रेस्पिरेटरी सेगमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ आप रिमार्क कर लेंगे, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो देखने को मिलेंगी, ब्लड कैपिलरीज जो फैली रहती हैं वो रेस्पिरेटरी सेगमेंट्स में पड़ी रहती हैं। ठीक, अगला क्या है? सेंसरी सेगमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइंड बाय द सेंसरी एपिथेलियम, ये सेंसरी एपिथेलियम के द्वारा घिरा होता है। कंटेन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फॉर द सेंस ऑफ द स्मेल्स, यहाँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी अगर नाम जुड़ जाए बच्चों तो उसका मतलब स्मेल से होता है ना। तो जो हम लोगों को किसी प्रकार का स्मेल, जो हम लोगों को सुगंध, दुर्गंध, जो कुछ भी पता चलता है वो हमको कहाँ से अनुभूति होती है? वो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से पता चलता है। किससे? ये एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन्स होता है, एक प्रकार का सेंसरी एपिथेलियम पाया जाता है जिसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उसको हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। इनका काम होता है स्मेल को पता करना, है ना। तो जो हम लोग नाक के अंदर, जो यहाँ देखिए यही पार्ट है ऑल्फैक्टरी रीजन, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर में, ये ऑल्फैक्टरी रीजन है, और इस ऑल्फैक्टरी रीजन से ही हमको स्मेल की अनुभूति होती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो किस पार्ट में पाए जाते हैं? सेंसरी सेगमेंट्स में। तो नेदल चैम्बर में, अर्थात नेदल कैविटी के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहला वेस्टिब्यूलर पार्ट जहाँ हेयर लगे होते हैं। दूसरा रेस्पिरेटरी सेगमेंट जहाँ रिच सप्लाई होती है ब्लड की, और उनका काम होता है कि इनहेल्ड एयर को मॉइस्ट बनाना या फिर उनको वार्म करना है। और फिर अगला जो होता है वो सेंसरी सेगमेंट्स है। सेंसरी सेगमेंट्स में बहुत सारे सेंसरी एपिथेलियम पाए जाते हैं जिनका काम होता है स्मेल को अनुभूति करना, स्मेल को पता करना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के द्वारा स्मेल का पता करना इनका काम होता है। ठीक, तो आपको इस फिगर के माध्यम से पता हो गया होगा। ये देखिए सबसे पहले वेस्टिब्यूलर पार्ट, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी रीजन, और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी रीजन, है ना। यहीं हेयर्स लगे होते हैं, यहाँ से हमको स्मेल की अनुभूति होती है, और यहाँ हमारे ब्लड सप्लाई, रिचली ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए अब हम बात करते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोट होता है बच्चों। अर्थात ये क्या होता है? जब बच्चों हम मुंह से सांस लें, अर्थात मुंह से जो हम खाना खाते हैं और नाक से जो सांस लेते हैं, दोनों की ओपनिंग यहाँ से तो अलग अलग होती है, लेकिन एक जगह जाकर ये जंक्शन बना लेते हैं जिसको हम फायरिंग्स कहते हैं। और फायरिंग्स के बाद बच्चों फिर वो अलग हो जाते हैं, एक आसोफेगस बन जाता है, दूसरा ट्रैकिया बन जाता है। तो भोजन जो होता है आसोफेगस के माध्यम से हमारे स्टमक में चला जाता है, और ट्रैकिया के माध्यम से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन चला जाता है। तो ये दोनों पैसेज क्या होते हैं? एक जगह मिलते हैं, उसको हम फायरिंग्स कहते हैं। तो ये कॉमन पैसेज है, एक कॉमन जंक्शन होता है रेस्पिरेटरी अर्थात फूड एज वेल एज द एयर, दोनों का एक कॉमन पैसेज है। आइए बात करते हैं। इट इज अ मस्कुलर फनल एक्सटेंड 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक प्रकार का मस्कुलर फनल होता है, अर्थात एक प्रकार का कीप होता है जहां छाना जाता है, और एक्सटेंडिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। अप टू दिस पॉइंट फायरिंग्स, यहाँ अप टू दिस पॉइंट मीन्स फायरिंग्स में क्या होता है? फूड, ड्रिंक एंड एयर शेयर अ कॉमन पाथ, दैट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द नोज एंड माउथ। यहाँ क्या होता है? नोज और माउथ दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है। जैसा कि आप देखिए फिगर में, ये हमारा मुख है और ये हमारा नोज है। थोड़ा सा हम इसको दूसरा कलर ले लेते हैं बच्चों, ये देखिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा नोज है
और ये हमारा माउथ है। देखो दोनों अलग से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इस जंक्शन पर दोनों आकर एक हो जा रहे हैं, जिसको हम फायरिंग्स कह रहे हैं, है ना। तो फायरिंग्स क्या होता है, इन दोनों का एक कॉमन पाथ हो जाता है, एक कॉमन जंक्शन हो जाता है, जहाँ हमारे नाक और माउथ दोनों का कनेक्शन हो जाता है। फिर आगे चलकर ये दोनों देखिए अलग हो गए हैं। एक इधर देखिए, इधर ये जो है ये एसोफेगस का पार्ट बना रहा है, और आगे जो है ये ट्रैकिया का भाग बना रहा है। तो भोजन इधर से चले जाते हैं और ट्रैकिया यहाँ खुलता है, और यहीं आपको देखने को मिलेगा एक ग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस के ऊपर इपीग्लॉटिस लगा होता है, एक ढक्कन होता है, एक कार्टिलेज होता है। जब हम भोजन करते हैं बच्चों तो उस समय वो ढक जाता है, अर्थात हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बन जाता है, ट्रैकिया बंद हो जाता है। और जब हम सांस लेते हैं या बोलते हैं तो उस समय हमारा एसोफेगस बंद हो जाता है। तो कुल मिला के दोनों वो फ्लिपिंग जो होता रहता है, एक फ्लिपिंग कैप द्वारा होता है, जैसा एक इपीग्लॉटिस होता है, ये इनको ढकने का काम करता है, खोलने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ फ्लैपिंग करते रहता है। तो फायरिंग्स क्या होता है बच्चों, फायरिंग्स यही चीज़ है कि ये एक जंक्शन है जहाँ हमारा नोज और हमारा माउथ दोनों की ओपनिंग, वहाँ दोनों का जो होता है जंक्शन होता है। अर्थात नोज और माउथ कुल मिला के जो हम भोजन करते हैं, ड्रिंक करते हैं या एयर लेते हैं, जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं या फिर जो सांस लेते हैं, इन सब का एक कॉमन पाथ जो बनता है, कॉमन पैसेज जो बनता है, उसको हम फायरिंग्स कहते हैं, ठीक। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। फायरिंग्स है टॉन्सिल मेड अप ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। फायरिंग्स टॉन्सिल बनाता है, और ये टॉन्सिल का क्या काम होता है, ये लिम्फॉइड टिश्यू का बना होता है। और ये टॉन्सिल क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत सारे जब कभी कभी हमारे टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों, तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। जब हमको गले में खराश होने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, ठीक। तो फायरिंग्स जो टॉन्सिल बनाता है, ये प्रकार का लिम्फॉइड टिश्यू है, जहाँ हमारे बहुत सारे WBCs होते हैं, अर्थात जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं बच्चों, वो टॉन्सिल्स में पाए जाते हैं, है ना, जो किसी भी फॉरेन इन्वेडर को मारने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। तो ये टॉन्सिल जो होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है, इम्यून सिस्टम अपने पास रखता है, जो हमारे किसी भी फॉरेन इन्वेडर को हमारे शरीर के अंदर नहीं आने देते। हमारे ट्रैकिया को, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को साफ रखते हैं। म्यूकस ट्रैप्स बैक्टीरिया एंड किल्स इट, यहीं पर क्या होता है बच्चों, म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, और ये म्यूकस क्या करता है, बैक्टीरिया को ट्रैप करता है और यहीं पर मार डालता है, ठीक। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो फायरिंग्स है बच्चों, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है नेदोफेरिंग्स, जिसको हम इपीफेरिंग्स के नाम से जानते हैं, दूसरा आरोफेरिंग्स होता है, और तीसरा जो होता है लैरिंजोफेरिंग्स, या इसको हम हाइपोफेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। फिगर में आप देखिए बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो नेजोफेरिंग्स होता है बच्चों, जिसको हम इपीफेरिंग्स कहते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द सॉफ्ट पैलेट। ये हमारे स्कल के बेस से लेकर सॉफ्ट पैलेट तक फैला होता है। कहाँ तक होता है बच्चों, ये हमारे बेस ऑफ स्कल, है ना। तो स्कल के बेस से लेकर हमारा जो सॉफ्ट पैलेट, आप देखेंगे जैसे ही मुंह खोलेंगे बच्चों, तो हमारे बक्कल कैविटी में, हमारे माउथ ओरल कैविटी के अंदर जो आगे वाला भाग होता है बच्चों, उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, और जो पीछे वाला भाग होता है उसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। यहाँ जो भाग होता है बच्चों, इसको हम सॉफ्ट पैलेट कहेंगे, और आगे के जो भाग होते हैं उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। तो ये कहाँ तक होता है, ये हमारे बेस ऑफ द स्कल से सॉफ्ट पैलेट तक जो फैला होता है उसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। ऑरोफेरिंग्स की अगर हम बात करें तो ये क्या एक्सटेंड फ्रॉम द हार्ड पैलेट टू द हाइड बोन। ये क्या होता है बच्चों, ये हार्ड पैलेट से लेकर, यहाँ से लेकर हाइड बोन तक फैला होता है। हाइड बोन क्या है बच्चों, हाइड, जब कभी किसी के वो हैंगिंग होती है या फांसी किसी का लगता है तो उस समय क्या होता है बच्चों, हाइड बोन टूट जाता है, और ये हाइड बोन क्या करता है, सीधे ट्रैकिया में चुभ जाता है, जिसकी वजह से ट्रैकिया जाम हो जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट आदमी की क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो वो हाइड बोन क्या होता है, वही हाइड बोन फ्रैक्चर होता है। फांसी के समय जब किसी को हैंगिंग की जाती है, फांसी लटकाई जाती है, तो उसमें हाइड बोन ही टूट जाती है, वो हाइड बोन सीधे जाकर ट्रैकिया में पंचर कर देता है, और जिसकी वजह से आदमी का मौत हो जाता है, ठीक। तो ये कहाँ तक, ये जो ऑरोफेरिंग्स होता है ये हार्ड पैलेट से लेकर हाइड बोन तक फैला होता है। अगर वहीं हम लैरिंजोफेरिंग्स की बात करें, जिसको हम हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लॉटिस टू द लोअर बॉर्डर, अर्थात ये एपिग्लॉटिस से लेकर लोअर बॉर्डर तक जो पाया जाता है उसको हम लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक। तो उसी के नाम पर बना है बच्चों। जो नेजोफेरिंग्स है, अर्थात हमारे नाक की जो ओपनिंग, जैसे आप देखिए, जैसे हमारे ये नाक की ओपनिंग है, इसको हम नेजोफेरिंग्स कहेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं, ये देखिए, जहाँ से हमारे नाक की जो ओपनिंग होती है इसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। जो हमारा मुख खुलता है उसको हम ऑरोफेरिंग्स कहते हैं, और जहाँ हमारा फेरिंग्स पाया जाता है उसको हम लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं, क्योंकि यही लैरिंग्स और फेरिंग्स देखिए ये है। पहला जो नाक की ओपनिंग उसको हम नेजोफेरिंग्स कहेंगे, फिर जहाँ हमारा मुख की ओपनिंग होती है उसको हम ऑरोफेरिंग्स कहेंगे, और जहाँ हमारा लैरिंग्स पाया जाता है वहाँ की जो ओपनिंग, अर्थात वहीं फेरिंग्स खुलता है। यहीं आकर मैंने बताया ना कि जो हमारा लैरिंजोफेरिंग्स होता है, वह फेरिंग्स के सबसे नीचे वाला भाग जो होता है उसको हम लैरिंजोफेरिंग्स, यहीं से लैरिंग्स जो हमारा साउंड बॉक्स होता है यहीं पर खुलता है, ठीक। तो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे किसके, ये हमारे 3 पार्ट हो जाते हैं फेरिंग्स के, ठीक।
आइए बात करें नेदोफेरिंक्स फॉर द कंडक्शन ऑफ द एयर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेदोफेरिंक्स किसके लिए होता है? जो एयर को कंडक्ट कराने का काम करता है, एयर को पास कराने का। तो एयर जिसके माध्यम से जाता है उसको हम नेदोफेरिंक्स, जैसे हम नाक खोलते हैं तो नाक से क्या होता है, एयर अंदर की ओर जाता है, तो वही कह रहा है नेदोफेरिंक्स से, क्योंकि नाक से हमारा एयर जो होता है एक्सटर्नल एयर से कहाँ जाता है, नेदल चैम्बर में, नेदल चैम्बर से कहाँ आता है, फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स के किस रीजन में एंट्री करता है, नेदोफेरिंक्स में आता है। ठीक, आरोफेरिंक्स में क्या होता है, आरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड। और ये आरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स क्या होता है बच्चों, ये आगे चलकर आसोफेगस में खुलते हैं। कहाँ खुलेंगे, आसोफेगस में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो ये आपको पर्पल कलर जो दिख रहा है ये क्या है, ये ओरोफेरिंक्स है या फिर लैरिंजोफेरिंक्स। तो पीछे की ओर क्या होता है, पीछे की ओर आसोफेगस और आगे की ओर ट्रेकिया होता है। तो ये देखिए जो नेदोफेरिंक्स की ओपनिंग है सीधे ट्रेकिया में आके हो रही है, अर्थात ये ट्रेकिया में जाके खुलेगा, जबकि ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स कहाँ खुलता है, आसोफेगस में जाके खुलता है। ठीक, तो इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट बच्चों। आज हम लोगों ने यहाँ तक बात किया है, कल हम लोग इसी के फर्दर हम लोग लैरिंग्स से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। अब हम अगले वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग लंग्स के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक, कंडक्शन ऑफ एयर के विषय में बात करेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो बच्चों उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको समझ में आता हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से हो सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।